हेलो माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रियांशा खंडेलवाल और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक एनसीईआरटी है और इससे एवरी ईयर एक से दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यदि हम ये वाली एनसीईआरटी कर लेते हैं तो हमें लक्ष्मीकांत को समझने में भी काफी ईज होगा और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफी ईज होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इट्स रोल इन द सोसाइटी। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं उसको हम समझने की इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि इस चैप्टर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या मीनिंग है, तो ये एक बेसिकली रूल बुक है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी हम, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं तो हर इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही स्मूथली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ रूल बुक, जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्मूथली अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब इसका जो अगर हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इट प्रोवाइड्स, इसमें कुछ बेसिकली कुछ टेनेंट्स दे रखे हैं। अगर हम इसके एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ 5 इम्पोर्टेंट टेनेंट्स दे रखे हैं कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हम सबसे पहले उन टेनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसका फर्स्ट टेनेंट देखें कि इट बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली it provides a coordination and assurance. What coordination and assurance? It provides basic enforceable rules for peaceful coexistence in a diverse society. पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम देखें हमारे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसी का एग्जांपल लें तो बहुत सारी डाइवर्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स एथनिसिटी है और बहुत टाइम से बैकवर्ड कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों को एसिमिलेट किया गया है। तो इसमें बेसिक इन्फोर्सेबल रूल्स है जिससे कि ये सारी जो डाइवर्स सोसाइटी है, जितने भी इसमें डाइवर्स इसके हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वो अच्छे से आपस में पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स म्यूचुअल अश्योरेंस थ्रू लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ रूल्स। मतलब कि एक ये रूल बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूल्स इसमें है, इसमें वे है टू यू नो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कैसे इंश्योर करता है कि ये रूल्स है अच्छे से इन्फोर्स हो पाए, तो उसके लिए लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी गारंटीड है। ओके, नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब जो पार्लियामेंट है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर रहती है, वो डिसाइड करती है, लॉ इन्फोर्स करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट इज बेसिकली द, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों इसका पार्ट रहते हैं। ओके, तो जो पार्लियामेंट है वो ही लॉ इन्फोर्समेंट का बेसिकली फंक्शन करती है इंडिया में। वैसे ही अगर किसी कोई गवर्नमेंट है जहाँ पे मोनार्की है, तो वहां पे क्या हो गया, जो मोनार्क्स रहते हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके कंट्रोल में रहती है। हो सकता है वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो आप कभी भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे मतलब डेमोक्रेसी ही होना जरूरी है क्या, तो इट इज नॉट नेसेसरी। वहाँ मोनार्की भी हो सकती है और डेमोक्रेसी भी हो सकती है। ओके, तो डेमोक्रेसी से क्या रहता है, इट लेट पीपल डिसाइड यूजुअली वाया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में हम जो नॉर्मल पब्लिक है वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके लॉ इन्फोर्स करते हैं। ओके, लॉ मेकिंग भी करते हैं, जो लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग की जाती है और एग्जीक्यूटिव द्वारा
लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। तो ये जो दोनों फंक्शन है, लॉ मेकिंग एंड लॉ इन्फोर्सेबिलिटी, ये दोनों चीजें पार्लियामेंट के अंडर आती है। ओके। अब इट इंश्योर्स लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो एक रूल इसमें एक इट इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स, राइट? तो ये लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी इंश्योर करता है और लेजिटिमेसी भी इंश्योर करता है अथॉरिटी की, कि पार्लियामेंट के पास में जो पावर है कितनी पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, जो तीनों बॉडीज है, जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके पास कितनी पावर होनी चाहिए, उसकी लेजिटिमेसी कौन डिसाइड करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने अगर पहले रीड की होगी लक्ष्मीकांत, तो उसके थर्ड चैप्टर में ही है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका यही मतलब है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। ठीक है। तो थर्ड चीज क्या है? लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। मतलब जो गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी एक्शन इन द सेंस कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी है, या फिर जिनके पास में राइट्स कम है, या एथनिक माइनॉरिटी है, या बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनके साथ में इनइक्वालिटी हो सकती है, उनके साथ में भेदभाव हो सकता है। तो इन चीजों को, ऐसे जो एक्शंस है, गवर्नमेंट अगर कोई लेती है, गवर्नमेंट बॉडी, ओके, फॉर एग्जांपल पुलिस एट्रोसिटीज है, या आपको कहीं पे भी एट्रोसिटीज कहीं पे भी देखने को मिलती है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जा रही है, तो उसको कौन रोक सकता है? उसको रोकने का जो जिम्मेदारी है वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास ही है। और वो कैसे उनके पास में है? ये उनके पास में ये जो एक्शंस है, इन आर्बिट्ररी एक्शंस को रोकने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करता है लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। फिर अब और कैसे ये लिमिटेशन इंश्योर करता है कि इंडिया में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो सबके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट? जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है, या फ्रेंडली कंट्रीज से कुछ हमारे जो रिलेशंस है, जो एलियंस है, उनके पास में भी कुछ राइट्स होते हैं, जिनके बारे में हम, जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे उस टाइम पे समझेंगे। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, स्पीच हो गया। तो हमें ये, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें आर्टिकल 19 के द्वारा मिलती है। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें आर्टिकल 25 के द्वारा इंश्योर किया गया है। तो ये सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल्स और ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है। नाउ राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। एक्सक्यूज मी। तो जो राइट्स है, इमरजेंसी के टाइम पे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि जब आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी रहती है, या आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे इन्फोर्स होती है, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पर उसमें भी हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 21, उनको किसी भी केस में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजों को जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नाउ फुलफिलिंग सोशल एस्पिरेशंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस इंश्योर करता है, किसमें? डाइवर्स कम्युनिटीज के बीच में। ये एक रूल्स की, एक हम कह सकते हैं बेसिक रूल्स को इन्फोर्स करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इट अलोकेट डिसीजन मेकिंग पावर, इट प्रोवाइड्स पावर टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट को स्पेशल पावर देता है। फिर हमने देखा कि इट इम्पोज लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, जो आर्बिट्ररी गवर्नमेंट एक्शंस है उन पे ये लिमिटेशंस इन्फोर्स करता है। फंडामेंटल राइट्स की जो लेजिटिमेसी है वो प्रोवाइड करता है। ओके। फिर नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल एस्पिरेशंस। मतलब इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू प्रमोट जस्टिस, इक्वालिटी एंड वेलफेयर। जस्टिस, इक्वालिटी और वेलफेयर, ये सारी चीजें आप देखोगे कि आपके प्रियम्बल में भी है। प्रियम्बल में भी ये सारी चीजें लिखी कि तो इन चीजों को कौन इंश्योर करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इंडिया में जैसे आपको पता होगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा भी हमारे जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 है,
उसके द्वारा भी इसको प्रोवाइड किया गया है। और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें जो हम कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हो गई, जिनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन सबको प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक जो लॉ है, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। ओके, तो उस एक्ट के द्वारा भी जो एट्रोसिटीज है उनको रोका जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें कहाँ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट है एंडिंग सोशल एपेरिथाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहां पे जो एपेरिथाइड की प्रॉब्लम थी वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया गया था? उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस के हिसाब से फॉर्म होता है। जैसे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम थी या बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसको कंसीडर करके, सोसाइटी के सारे सेक्शंस को कंसीडर करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। और उसी प्रकार से जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां एपेरिथाइड की प्रॉब्लम थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम थी, तो उस फैक्टर को कंसीडर करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। अब हम देखें कि ये जो सोशल एस्पिरेशंस है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हमारे सोसाइटी के एस्पिरेशंस थे। तो एक तो नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रियम्बल में है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, justice, social, economic, political, okay, equality of status and opportunity, and to provide them among all। तो ये सारी जो चीजें बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक टेंडेंट्स है जो हर सोसाइटी या हर सोसाइटी के एस्पिरेशंस होते हैं। तो इन सारी चीजों को तो ध्यान में रखा गया है ही। इसके साथ में ही जो कोई रूट प्रॉब्लम, जो हमारी स्पेसिफिकली जो रूट प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट थी, उनको भी कंसीडर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स में है। इसके अलावा जो हमारी जो टाइम टाइम पे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उसमें भी अ, जो सोसाइटी जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस है उनको कंसीडर किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखिए, एक तो क्या होता है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन से या किसी स्पेसिफिक रीजन से। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इससे एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो स्ट्रेंथन होती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है नेशन को कि वी आर इंडियन, राइट, वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इट डिफाइंस वैल्यूज, मॉरल बाउंड्रीज, शेयर्ड प्रिंसिपल्स, जैसे कि जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। जैसे कि क्या हमारी वैल्यूज है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज ऑल आर वैल्यूज। और ये सारी वैल्यूज हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सिटीजनशिप इज इंक्लूसिव। जैसे कि सिटीजनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन और एथनिसिटी, इट इज इंक्लूसिव। सबको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। और ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस या किसी और कंट्री की बात करें तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की वैल्यू ज्यादा है और वही प्रेवलेंट है। फिर ये हमारे हो गए बेसिक टेनेंट्स कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। कि हमने देख लिया कि एक रूल बुक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ रूल बुक। फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में स्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अलोकेट करता है। इट इम्पोज लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी एक्शंस ना हो। फिर ये सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है कि क्या हमारी सोसाइटी के स्पेसिफिक एस्पिरेशंस है और क्या जनरल एस्पिरेशंस जो जनरली हर सोसाइटी में सेम रूप से हर सोसाइटी उसकी डिमांड करती ही करती है, उन सारे एस्पिरेशंस को भी ये कंसीडर करता है। फिर नेक्स्ट है कि एक फंडामेंटल आइडेंटिटी जो एक नेशनलिज्म है, एक जो हम कह सकते हैं कि एक पैरोकियल फीलिंग से ज्यादा बढ़कर या एक नेशनलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और एक फंडामेंटल पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हम कह सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, उस चीज को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन?
जो हमने पहले ही देख लिया कि इट इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लेइंग डाउन रूल्स ऑफ गवर्नेंस। ओके, इसमें बेसिकली जो गवर्नेंस के रूल्स हैं कि कैसे, मैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपस में कैसे एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, कैसे सारे जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन वो कैसे अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए एक जो रूल बुक है गवर्नेंस की, वो हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इट मे बी रिटन लाइक इंडिया, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कहा भी जाता है कि इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और इट कैन बी अनरिटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे क्या है, कोई एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो वहां पे अनरिटर्न है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि इंडिया में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, प्रॉपरली उसको प्रॉपरली एक डिजाइन किया गया है उसे, और काफी लेंदी और एक बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन डॉक्यूमेंट है। ओके, अब इफेक्टिवनेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो हम अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ प्रोम्युलगेशन, हु फ्रेम्ड इट एंड विथ व्हाट लेजिटिमेसी। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेम किया और उसकी क्या लेजिटिमेसी है, उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स थे तो वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या चीजों को कंसीडर किया उसको फ्रेम करने से पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसको कैसे फॉर्म किया गया, वो सारी चीजों को भी हम देखेंगे। ओके, इट वॉज मेड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद में एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और उसमें हम कह सकते हैं कि टोटल 293 मेंबर्स थे। ओके, और इनको कैसे चूज किया गया था? इनको चूज किया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप पूछेंगे कि ये क्या सिस्टम है? तो कोई भी जैसे हम किसी भी इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के इलेक्शन सिस्टम होते हैं। एक तो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो अगर आपको अगर जैसे थोड़ी बहुत एक बेसिक अगर नॉलेज हो कि इंडिया में जैसे जो इलेक्शंस होते हैं जनरल इलेक्शंस, जिसमें आप जो भी जो एडल्ट है जो वोट देने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो सिस्टम यूज होता है, यानी कि हमारे जो एमपी के इलेक्शंस हो गए या एमएलएस के इलेक्शंस हो गए, उसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, ये काफी सिंपल सिस्टम है। इसमें आपको आप जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको भी आप चूज करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक ही वोट देते हैं। ठीक है, आपको यदि एमपी का करना है, एमएलए का करना है, या लोकल बॉडीज में जो इलेक्शंस है उनके लिए अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो आपको सिर्फ एक वोट देना होता है। इसमें मल्टीपल वोट का सिस्टम नहीं होता। पर अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करें तो ये जनरली सिस्टम होता है, हम कह सकते हैं इंडिया में ये सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पे देखा जाता है। ओके, और अगर हम बात करें जो दूसरी कंट्रीज है, जैसे कि कुछ कंट्रीज में ये सिस्टम है, तो वहां पे ये जनरली जो सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पर इसमें ये रहता है कि माइनॉरिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो पाता है। ओके, इसमें क्या रहता है कि मल्टीपल वोट्स दिए जाते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें ब्रीफ दे देती हूँ, बाकी हम और डिस्कस करेंगे जब इलेक्शन के सिस्टम्स को समझेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि आपको फॉर एग्जांपल तीन कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए थ्री कैंडिडेट्स है। ओके, तो जो भी वोटर्स हैं, जो भी वोट कर रहे हैं, वो सब फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में इन तीनों को वोट देते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको सारे लोग वोट देते हैं, और उस हिसाब से जो लास्ट में जो वोट, मतलब जिनको सबसे कम वोट मिलता है वो वोटर्स हट जाते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इन द एंड एक इसमें
जो माइनॉरिटीज है सबका रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली इंश्योर हो पाता है। ओके। फिर ये एक मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो 293 मेंबर्स जो थे उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चूज किया गया था। और जो रिमेनिंग थे कुछ 99 के अराउंड मेंबर्स थे, ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने इन्हें चूज किया था। मतलब ये आफ्टर कंसल्टेशन विद प्रिंसली स्टेट्स इनको चूज किया गया था। इनको इस सिस्टम से नहीं चूज किया गया था, उनको डायरेक्टली चूज किया गया था। ओके। थ्रू कंसल्टेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। तो ओवरऑल इसमें ये था कि एक कैंडिडेट को चूज किया गया था 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। ओके। जो 10 लाख लोग हैं उन पे एक कैंडिडेट को चूज किया गया था इस सिस्टम के द्वारा। फाइन। फिर इसमें हम देखें कि ये इसमें मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में चूज किया गया था। तो ये हम कहें कि ये जो एक बॉडी बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो ये मेंबर्स थे, ये काफी हम कह सकते हैं कि ये पूरी सारी सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ सेक्शंस को माइनॉरिटीज को छोड़ दिया गया हो या बैकवर्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये काफी हम कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसमें सारे सेक्शंस को इंक्लूड किया गया था। अब हम देखें कि जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे, एक तो मोड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कौन कौन इसे फ्रेम कर रहे हैं, क्या इसकी लेजिटिमेसी है। तो आपने देख लिया कि एक लेजिटिमेट बॉडी थी, लीगल प्रोसीजर से इसको चूज किया गया था। और एक इंक्लूसिव बॉडी थी जिसमें सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंटेटिव सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया था। ओके। फिर है सब्सटेंटिव प्रोविजंस कि it should ensure fairness, justice, and equality. It must give all groups a reason to accept and follow it. ओके। तो ये चीज भी इंश्योर की गई थी कि सारे जो ग्रुप्स है उन सबको सबका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो पाए, सबकी जो सब जने अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको रख पाए, उन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एड्रेस किया जाए और उन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। तो ये सारी चीजें, सारे सब्सटेंटिव प्रोविजंस है, उनको इसमें शामिल किया गया था। फिर इट इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बैलेंस था। इसमें कोई रीजनलिज्म ये नहीं था कि किसी एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिला हो, किसी एक सेक्शन को ना मिला हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें जो पावर कॉन्सेंट्रेशन है, किसी एक ही अथॉरिटी, किसी एक ही जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास में पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, उसको भी रोका गया था। उसको भी इंश्योर किया गया था कि पावर एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, जो जो गवर्नमेंट के जैसे बेसिक हम कहें कि जो तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो उनमें एक सेपरेशन ऑफ पावर रहे और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक्सेसिव पावर ना रहे, इस चीज को इंश्योर किया गया था। इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, इन सब की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया था। बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है उनको बहुत ही इजीली अमेंड किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रोविजंस है उनको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ रिजिडिटी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? इस ऐसी हमने बैलेंस को क्यों इंश्योर किया? क्योंकि यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या होगा ना कि एक जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इंश्योर नहीं हो पाएगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बार बार बदलता रहता है तो हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट वर्दीनेस है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो रिड्यूस होती है। जबकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर बहुत ज्यादा रिजिड है तो क्या होता है कि टाइम के साथ में जो जैसे इवॉल्व हो रही है, जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो उसमें अमेंडमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी 106 अमेंडमेंट आया, नारी शक्ति अधिनियम। तो हम देखते हैं विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम था, तो टाइम के साथ में उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े, तो इस वजह से अमेंडमेंट लाना जरूरी है। तो अमेंडमेंट, इसीलिए जो अमेंडमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोसीजर को भी देखेंगे कि कौन से प्रोविजंस आते हैं जिसमें रिजिडिटी को फॉलो किया जाता है और कौन से प्रोविजंस आते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। वो प्रोविजंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके।
फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो काफी नॉर्मल सी जो फैक्ट्स हैं कि जैसे सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 9 दिसंबर 1946 को मिली थी। उसके बाद में आफ्टर पार्टीशन जो है रीअसेंबल हुई थी 14 अगस्त 1947। तो जो ये 293 मेंबर्स और 99 जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे, ये बिफोर जो इंडिपेंडेंस या बिफोर पार्टीशन से पहले ये सारे मेंबर्स थे। उसके बाद में जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज होके पोस्ट पार्टीशन 299 मेंबर्स रह गए थे। ओके। फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि काफी इंक्लूसिव बॉडी थी, इसमें सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिला था। मैक्सिमम सीट कांग्रेस ने होल्ड की थी, पर कांग्रेस इटसेल्फ, कांग्रेस को रेनबो पार्टी भी कहा जाता था क्योंकि वो डाइवर्स व्यूज को रिप्रेजेंट करती थी। इट वाज इंक्लूसिव पार्टी। तो ये डाइवर्स व्यूज को रिप्रेजेंट कर रही थी। 82% सीट्स थी, पर सारी इसमें डाइवर्सिटी अच्छी खासी थी। ओके। और जैसे 26 शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स थे, तो ये इंक्लूसिव बॉडी भी थी। फिर डेलिब्रेशन एंड प्रोसीजर्स, एम्फेसिस ऑन रेजोनेटेड डिबेट्स एंड कंसेंसस। कंटिन्यूसली डिबेट हुई थी, हर एक सेक्शन, हर एक क्लॉज, हर एक सब क्लॉज को बहुत ही डेलिबरेटली अच्छे से उसको उस पर डिबेट की गई थी और उसको डिस्कस किया गया था, एंड आफ्टर कंसेंसस ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव किया गया था। ओके। यूनिवर्सल सफरेज एक ऐसी चीज थी जिसे यूनानिमसली सबने एक्सेप्ट कर लिया था। इस पे कोई भी डिबेट नहीं हुई थी, कोई इस पे ये नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको सबने अच्छे से एक्सेप्ट किया था। इसमें 8 मेजर कमिटीज और कुछ सब सब कमिटीज भी है। इन सारी कमिटीज के बारे में अच्छे से जो आपको, आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसका जो थर्ड चैप्टर है उसमें सारी कमिटीज के बारे में दिया गया है। वैसे अभी इस पे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, पर पहले जनरली आया करते थे। अभी भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग में, या कौन सी कमेटी कौन कौन किस कमेटी का मेंबर था, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी हो गई, या फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके बारे में आपको पता होगा, बी आर अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इस प्रकार से ये कुछ मेजर कमिटीज थी। फिर सारी प्रोविजंस को अच्छे से डिबेट किया गया था, केयरफुली डिस्कस किया गया था। एक्सक्यूज मी। फिर लिगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब इसमें क्रेडिबिलिटी क्या थी? जो भी नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को देखा था कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम क्या चीजें चाहते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे वो जानते थे कि हमारी सोसाइटी को क्या चीजें चाहिए। तो ये नेशनल मूवमेंट की लिगेसी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंक्लूसिव, इतना डायनामिक और इतना लाइवली एक लाइव डॉक्यूमेंट बन पाया, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन पाया। इट इज बिकॉज ऑफ द लिगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल्स डिस्कस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे वो जो देखते थे कि वे रिक्वायर्ड लिबर्टी, वे रिक्वायर्ड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स थे, उन सारी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो हम कह सकते हैं कि उसी के बेसिस पे प्रियम्बल जो हमारा है वो भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पे ही है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट था, एक इंक्लूसिव रिजोल्यूशन था जो नेहरू जी, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे, पीएम नेहरू जी, उन्होंने मूव किया था। तो वो क्या है उसको हम एक बार डिटेल में देखते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जून 1947 एंड इट शेप द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है उसको इसने शेप किया था। इसकी क्या की प्रोविजंस क्या है? इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ये सारे जो इंडिपेंडेंट हो गया, सोवरेन, रिपब्लिक, इनके क्या मीनिंग है उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी अब मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ। रिपब्लिक का ये मतलब होता है कि जैसे यूके की हम बात करें तो वहां पे मोनार्की है, जबकि इंडिया में जो हेड है, हेड इंडिया का जो हेड है, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है। मतलब वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पर इलेक्टेड है, मोनार्क नहीं है जैसा कि यूके वगैरह में होता है, वैसा नहीं है, रिपब्लिक है। ओके। फिर सोवेरेनिटी यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पे नहीं है।
वो एक सोवरेन बॉडी है। ओके। पावर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, हमारे हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, जैसा कि आप जानते होंगे, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें पावर कहाँ से डिराइव हुई है? फ्रॉम द पीपल। जस्टिस जो है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे टाइप के जो जस्टिस है उनको इंश्योर करना है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फंडामेंटल फ्रीडम, स्पीच, फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ। तो इन एसोसिएशन, वोकेशन, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फंडामेंटल फ्रीडम्स को इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड ट्राइबल्स, इनके सेफगार्ड के लिए स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके द्वारा इनको, इनका जो सेफगार्ड है, इनके जो राइट्स हैं, इनको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि इनका भी इक्वल डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी एक सोसाइटी में स्टैब्लिश हो। और तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मूव किया गया था। नेक्स्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी टू बी मेंटेन्ड। ओके। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भी इंडिया की जो टेरिटरीज है, तो उस चीज को भी मेंटेन किया गया है कि जो इंडिया की टेरिटरी है उसको, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इंडिया, अगर कोई दूसरी कंट्री है, वो चाहती है इंडिया का पार्ट बनना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो सिक्किम है, ओके, सिक्किम जो है, ये वाला जो मैप, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया, तो जो सिक्किम है, वो चाहता था कि वो इंडिया का पार्ट बने। ओके। तो अगर कोई कंट्री इंडिया का पार्ट खुद से बनना चाहती है, तो वो बन सकती है, पर हम किसी की भी टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो ये सारे जो प्रिंसिपल है, जो हम कह सकते हैं पंचशील के प्रिंसिपल्स हैं, वो भी नेहरू जी ने जो उससे, जो हमारी स्टार्टिंग में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वो इसी चीज से डिसाइड होती थी। ओके। कमिटमेंट टू वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो इंडिया का शुरू से वसुदेव कुटुंबकम का है प्रिंसिपल, और वर्ल्ड पीस को हम हमेशा से प्रेफरेंस देते आए। अभी भी हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने यही कहा है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। रशिया जो रिवॉल्यूशन, जो रशियन अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो उसमें भी मोदी जी का यही था, हमारे इंडियन करंट पीएम का, कि हम हमेशा से वर्ल्ड पीस को प्रेफरेंस देते आए हैं। ओके। और ह्यूमन वेलफेयर को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंश्योर किया गया है। तो ये चीजें, जो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रिंसिपल्स है, ये प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सब में ये चीजें रिफ्लेक्ट होती है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन एंड बोरोड फीचर्स, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बोरोड है। वो अलग अलग जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और सबसे ज्यादा चीजें तो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, क्योंकि जो इंडिया जिस टाइम पे इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, उस टाइम पे इंडिया पे ब्रिटेन का ही राज था, और ब्रिटेन के कंट्रोल में ही थे हम, तो उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और उसी से हम गवर्न हो रहे थे। तो it was more easy for us to adopt those principles rather than following some new principles, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया rather than प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी बहुत सारे प्रोविजंस इसमें शामिल किए। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि इट इज स्लैविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, बट दिस इज नॉट ट्रू। बहुत सारी चीजें हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है, पर उसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो कंडीशंस थी, उसके हिसाब से एडजस्ट करके उनको अडॉप्ट किया है। उसको डायरेक्ट हमने इमिटेट नहीं कर लिया, उसको देख के कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके हमने उन चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। तो कई बार जैसे मीन्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो बोरोड, कंप्लीटली बोरोड है? तो इजंट इट बैड कि हमने सारी चीजें किसी और दूसरी कंट्री से डायरेक्टली बोरो कर ली? पर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने भी यही कहा था कि एट दैट टाइम, जब इतनी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम उस टाइम पे अपना कुछ नया नहीं ला सकते। जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन आ रखे हैं, उसमें से हम चीजें जो इंडिया के लिए सूटेबल है, उनको पिक करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही लिविंग डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, और वही हमने किया।
ओके, तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमने बोरो किए हैं। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जा सकते हैं, जैसे कि आते ही हैं। जैसे यूएसए की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने जैसे यूएस से बोरो किए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीजें बोरो की है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, जैसे इसमें हम देखें, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं, जुडिशरी हो गई, फेडरल सिस्टम हो गए। अब इसमें जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगी जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस ये देख लीजिए कि क्या क्या प्रिंसिपल उस टाइम पे हमने बोरो किए थे। उनकी डिटेल्स को अच्छे से डिस्कस हम आगे करेंगे। ओके। और फिर लास्ट में बस यही चीज़ें थी। तो इसी के साथ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई फीडबैक हो, यू कैन प्रोवाइड दैट फीडबैक एज वेल। थैंक यू।